Good morning, everyone. My name is Shivani and welcome to Anant IAS PCS 007. और आज 2 फरवरी का द हिंदू का एडल्ट एनालिसिस हम शुरू करते हैं। 3 आर्टिकल आज हम लेकर के चलेंगे। 2 ऊपर के आर्टिकल ये पूरे बजट के ऊपर है, उसको समझेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, सारा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि हम सभी यूपीएससी वालों को जो पूरा का पूरा बजट रटना नहीं होता है और सिर्फ हमको अपने मतलब की चीजें लेनी है जिससे हमारा जीएस वाला पार्ट कंप्लीट होता चला जाए और प्री के लिए जो हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी कवर हो जाए। तो ये दोनों ऊपर के 2 आर्टिकल हैं, बजट ओरिएंटेड है, उसको हम समझेंगे। तीसरा है हमारा व्हाट इज द गवर्नमेंट्स न्यू पॉलिसी फॉर यूपीआई फॉर एनआरआईज। उसके लिए एनपीसीआई का एक डिसीजन है कि जिसमें उन्होंने एनआरआईज को भी अलाउड कर दिया है यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन करने के लिए। उसके हवाले से आर्टिकल है जो इंपॉर्टेंट है, उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। सो पहला है अ राफ्ट ऑफ कंसेशंस अमिड कंसोलिडेशन। ध्यान दीजिए, राफ्ट ऑफ कंसेशन का मतलब जो कंसेशन दिए जा रहे हैं, अमिड का मतलब बीच में, कंसोलिडेशन भी है, मतलब कंसोलिडेशन के रास्ते या फिर कंसोलिडेशन की तरह से ये रास्ते पे जाते हुए हम क्या दिया गया है, बजट में कंसेशंस दिए गए हैं। ठीक है, वो कंसेशंस क्या किए गए हैं, मतलब क्या कमियां की गई हैं वो देखेंगे और क्या कंसोल करना चाह रहे हैं। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, फिस्कल कंसोलिडेशन जो है वो इसका एक इस बार के बजट में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। इसको हम मिस नहीं कर सकते, ये प्री में पूछा जा सकता है, तो उसका हम डेफिनेशन देख लेंगे एक बार। और साथ ही साथ कंसेशंस का मतलब जो सब्सिडीज दी जाती हैं, जो हमको बेनिफिट्स दिए जाते हैं सरकार अलग अलग पॉलिसीज में, उसमें क्या कंसेशंस हुए हैं उसके बारे में आर्टिकल हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, नाउ while promoting inclusive development the budget gives more to affluent than poor। ये कहा गया कि जो टैक्स रिबेट्स दी गई हैं और जो डिस्कशन जो रिलैक्सेशन दिए गए हैं उसमें अफ्लुएंट मतलब जो रिच लोग हैं उनको ज्यादा बेनिफिट हुआ है गरीब के बजाय। ठीक है, ऐसा ये आर्टिकल कहता है। नाउ हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो हम देखते हैं। टर्मिंग इज द जो ये पहले जो आर्टिकल है इसको टर्म किया गया है फर्स्ट बजट इन अमृतकाल। ठीक है, फर्स्ट बजट इन अमृतकाल का मतलब है कि जो 2047, याद रखिएगा 2047 को हमारी आजादी के 100 साल पूरे होंगे। अभी चल रहा है 2023 और ये बजट है 24 का, याद रखिएगा। तो जो अभी जो बाकी के जो साल बचे हैं 2047 को अचीव करते हुए, तो ये गवर्नमेंट समझ रही है कि हम जो बजट पेश कर रहे हैं इस बार का 5, जो वैसे तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के लिए 5वां बजट है, लेकिन हम इस गवर्नमेंट का 5वां बजट है, लेकिन जो पहला बजट है फर्स्ट बजट इन अमृतकाल जब शुरू हो रहा है, जो अचीव करेगा 2047 के टारगेट्स को, उसके लिए पहला ये बजट है जिसको अमृतकाल इन्होंने रेफर किया। दूसरी चीज ये है कि अमृतकाल का मतलब होता है ऑस्पिशियस टाइम, मतलब कोई बहुत अच्छा टाइम चल रहा है जहां पे आप कोई नया काम, अच्छा काम शुरू कर सकते हैं, उसको एम्फासिस किया है। साथ ही साथ 2024 का जो हमारा चुनाव आ रहा है गवर्नमेंट का, उसको भी इन्होंने हाईलाइट करते हुए इस बजट को पेश किया गया है। सो काफी एस्पेक्ट इससे कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला मैंने आपको एक चीज समझाई जो हम समझ सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अमृतकाल क्यों कहा उन्होंने, अमृतकाल अभी क्यों कहा, पहले क्यों नहीं कहा, क्योंकि तो सरकार जो है 2014 के बाद से ऑलरेडी एक्टिव है। तो उस केस में फर्स्ट बजट इन अमृतकाल, जो अमृतकाल अब शुरू हो गया है 2047 के लिए, उसमें से पहला इनका बजट है। ठीक है, ना पर कैपिटा इनकम शी सेड हैड मोर देन डबल टू 1.97 लाख। वो कह रही है जो पर कैपिटा इनकम है वो डबल हो गई है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा। और साथ ही साथ इकोनॉमीज ग्रोथ टू बीइंग द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट, और हमारी जो ग्रोथ है वो विश्व के देशों में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने लायक, एंड द गवर्नमेंट्स एफर्ट टू इंश्योर अ बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग फॉर ऑल कर सकती है। She also cited an increase in formalization of economy and widespread adoption of digital technology। इन्होंने जो हमारी इकोनॉमी है उसके फॉर्मलाइजेशन की बात करी, जिसमें हम अडॉप्ट कर सकते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजीज को, स्पेशली इन द पेमेंट स्फीयर, जिसपे एनपीसीआई का नाम अभी आया जो आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। पेमेंट स्फीयर का मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के एनहांसमेंट के लिए एज अदर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स को लेकर के, तो हम अपनी अपनी इकोनॉमी का फॉर्मुलाइजेशन कर सकते हैं तकनीकी को और बढ़ा करके और कई पेमेंट स्फीयर्स में आगे जा करके। उन्होंने वैसे भी कहा कि जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो डबल हुई है 1.97 लाख एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमीज ग्रोथ टू बीइंग द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं मेंस के पर्पज से। बट जब भी आप ऐसी कोई चीज कोट करें तो उसके आगे पीछे इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए, सिर्फ एक रैंडम इन्फॉर्मेशन कभी पुट ना करें, चाहे मेंस हो या फिर प्री हो। समझने वाली बात यहाँ पे क्या है वो अभी आगे आर्टिकल में आएगी। नाउ विद एन आई ऑन इंडिया एट 100, ये जो इनका टारगेट है ना, इंडिया 100 का जो टारगेट है, ये इस थीम को दिमाग में रखते हुए ऐसा ये आर्टिकल कहता है कि इस बजट को डिजाइन किया गया है।
Ms. Sitaraman said were aimed at actualizing a technology-driven and knowledge-based economy with strong public finances and a robust financial sector. ठीक है, तो उन्होंने टारगेट किया है तकनीक को नॉलेज आधार को बनाते हुए और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग पब्लिक फाइनेंस को भी उन्होंने बेस बनाया है, एक बहुत ही मजबूत फाइनेंशियल सेक्टर बनाने के उससे, और बहुत ही मजबूत फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर के वो इस बजट को प्रपोजल या बजट का प्रपोजल रखा गया है. Now, she is emphasizing, among other things, require a focus on giving a strong impetus to growth and job creation. और job creation का हमने कल मैंने वीडियो बनाया भी था, जिसमें की फैक्टर्स को लिया था. वहां पे जॉब क्रिएशन को पहला जो विजन 3 विजन लिए गए हैं, उसमें जॉब क्रिएशन भी एक बड़ा विजन है इस बार का. Now, PM विकास और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, फॉर इंस्टेंस, वुड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफर ट्रेडिशनल आर्टिजन. जो ये जो सम्मान है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ये पहली बार ट्रेडिशनल आर्टिजन्स को और क्राफ्ट पर्सन लोगों को, विश्वकर्मा लोगों को, मतलब जो आर्टिजन्स होते हैं उनको कवर करके ये जो है सम्मान डिजाइन किया गया है, और जिससे उनको बूस्ट देने के लिए एक तरीके की चीज इस बार लेकर के आए हैं बजट में. नाउ इंडिया 100 क्या, ये समझना जरूरी है. प्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए और मेंस के लिए भी है, कि ये बड़ा कॉन्सेप्ट है. सो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको डिजाइन किया है प्रोफेसर माइकल ई पॉटर ने. ये एकेडमिक प्रोफेसर भी हैं अमेरिका के, और इन्होंने मैनेजमेंट की कई सारी थ्योरीज भी दी हैं जिसको एमबीए में स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं. सो उसमें इनका नाम काफी रिनाउंड और काफी फेमस नेम है. उन्होंने इसको डिजाइन किया है. बेस्ड ऑन दिस अप्रोच, इंडिया 100 रोड मैप गाइड्स द वे फॉर इंडिया टू बिकम अ हाई इनकम कंट्री बाय 2047. अब याद आया, 2047 में कई चीजें आके क्लब हो रही हैं. 2047 में हमारे आजादी के 100 साल भी हो रहे हैं. साथ ही साथ जो इंडिया 100 का टारगेट है वो भी 2047 तक ही आता है, जिसमें हम एक बड़ी इकोनॉमी बनाने का प्रयास कर रहे हैं. उसके हवाले से ये रोड मैप जो है वहां तक ले जाता है, जो बजट का आधार भी है. और हाई इनकम कंट्री में इंडिया का नाम शुमार हो थ्रू सेक्टर स्पेसिफिक एंड रीजन स्पेसिफिक पॉलिसीज के आधार पर, जिसमें 4S के प्रिंसिपल्स को लिया है इस पॉलिसी में कह सकते हैं, या गाइडलाइन या रोड मैप में कह सकते हैं. जिसमें 4S क्या है कि 4S गाइडिंग प्रिंसिपल्स रिडिफाइनिंग आवर अप्रोच टू अटेनिंग प्रॉस्पेरिटी बाय स्ट्रेसिंग द नीड फॉर प्रॉस्पेरिटी ग्रोथ टू मैच बाय सोशल प्रोग्रेस. इसमें सोशल प्रोग्रेस हो, सबको साथ में, सबका साथ सबका विकास, वो वाले में सोशल प्रोग्रेस हो. साथ ही साथ शेयर्ड अक्रॉस द रीजन, जो भी हमारी प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ है हम सोशल प्रोग्रेस के साथ लेकर के चलें. सबके पूरे रीजन में, पूरे रीजन में, इंडिया में, पूरे भारत में इसको शेयर करें. साथ ही साथ वातावरण के आधार पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो सस्टेनेबल एनवायरमेंटल वाला एनवायरमेंट हम क्रिएट करें. और साथ ही साथ टू बी सॉलिड इन द फैक्ट ऑफ एक्सटर्नल शॉक्स, और हम सॉलिड हो जाएं किसी भी एक्सटर्नल शॉक्स के लिए. जैसे कि हम देख रहे हैं कोविड का शॉक हमारे पास आया, साथ ही साथ हमको झेलना पड़ा, बहुत देशों को झेलना पड़ा. साथ ही साथ अभी जो ये यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो भी हम एक्सटर्नल शॉक की तरह ले रहे हैं. तो इस बार जो थीम है बजट का वो यही है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड जॉब क्रिएशन. 2-3 चीजें हैं इस बार के बजट में जो मैंने कल वीडियो में शेयर भी की थी, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, उसको आप जरूर देखिए, आपकी बेसिक्स के लिए बहुत अच्छा है. नाउ तो ये सारी चीजें 4S में आती हैं जो इंडिया 100 को बनाती हैं, इस विजन को बनाती हैं. बाय कैप्चरिंग दीज 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, 4S गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैव पेव्ड द वे फॉर रेजिलिएंट एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट. रेजिलिएंट मतलब फ्लेक्सिबल, और सबको साथ में लेकर के जो विकास चाहता है हमारा देश, उसमें ये 4S गाइडिंग प्रिंसिपल का काम करेंगे. ये है इंडिया 100, और इसके आधार पर बजट प्रपोजल क्रिएट किया गया है. ठीक है, तो इन बेसिक्स को मत भूलिए. जब भी आप बजट पढ़े तो इन बेसिक्स को याद रखिए कि 4-5 बेसिक्स क्या हैं बजट के वो. और इसी तरह मैं इकोनॉमिक सर्वे पे एक वीडियो बना रही हूँ, आपके साथ शेयर करूंगी. Okay, the specifies including a financial outlay and likely to mechanize of the implementation. लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये देखने वाली ये बात होगी कि जो फाइनेंशियल आउटले लेकर के चल रहे हैं, जो फाइनेंशियल बजट, जो चीजें मेंशन की गई हैं बजट में, उसका मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, वो कितनी अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हो पाता है, वो भी देखने वाली बात होगी. कुछ चीजें समझने वाली है कि मिस्ट्री करके एक पॉलिसी, इसमें एक मिस्ट्री करके एक स्टेप उठाने की बात हुई है इस बजट में. इसका नाम है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स. मिस्ट्री याद रखिएगा, प्री के पर्पज से पूछा जा सकता है. एम्ड एट अंडरटेकिंग मैंग्रोव प्लांटेशन, जिसमें होगा मैंग्रोव प्लांटेशन को ध्यान दिया जाएगा. कोस्ट लाइन के जो इलाके हैं जहाँ पे ऑन साल्ट पैन लैंड्स, जहाँ पे
लीव्स द फंडिंग, जो जहाँ पे जो इलाके हैं मैंग्रोव के, वहां पे पेड़ लगाना, उनको इम्प्रूव करना, वो एक स्टेप है। और साथ ही साथ मनरेगा में देखा जा रहा है कि इस बार इन्वेस्टमेंट थोड़ा, या उसके लिए फंडिंग थोड़ी कम की गई है, नंबर्स में नहीं जाते हैं। मनरेगा के लिए कुछ फंडिंग कम की गई है, एंड अ कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड, और एक अफॉरेस्टेशन, ये कह रहे हैं कि कन्वर्जेंस है, मतलब उनके बीच में एक तरह का कन्वर्जेंस क्रिएट किया गया है मनरेगा और अफॉरेस्टेशन फंड के बीच में। हमें फंड्स में नहीं जाना है, हमें देखना है कि मिष्टी, मनरेगा और ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जो इस बार की बजट में हाईलाइट की गई, क्योंकि वो आने वाले सालों के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं और प्री और मेंस का हमारा काम बनाती हैं। इस पे नहीं जाना किसको कितना फंड मिला, क्यों कम मिला। हाँ, लेकिन मनरेगा में अगर फंडिंग कम हुई है तो उसको आप एक पॉइंट ले सकते हैं, क्योंकि मनरेगा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, उसमें अगर फंडिंग कम होती है तो एनालिटिकल पार्ट में मेंस में उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है। नाउ द डिक्रीज इन आउटले कम्स एट अ टाइम व्हेन द रूरल इकोनॉमी, हमें कह रहे हैं कि जो फंडिंग में डिक्रीज हुआ है वो उस समय आया है कि जबकि रूरल एरिया में बहुत ज्यादा प्रभाव है पेंडेमिक के बाद का, और साथ ही साथ फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और ज्यादा ज्यादा वहां पे पिछले साल का जो मानसून रेनफॉल है उसके इफेक्ट से होने वाला जो प्रोडक्शन कम हुआ है उसको लेकर के काफी दिक्कतें हैं। और इस समय इन्होंने जो रूरल इकोनॉमी के लिए, या फिर कहना चाहिए मनरेगा को भी कंसिडर करते हैं, बहुत सारी ऐसी एग्रीकल्चर पॉलिसीज हैं जिसमें कम इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके लिए ये आर्टिकल हाईलाइट करता है। नाउ इसके बाद समझने वाली बात ये है कि इसमें जो जो फूड सब्सिडी है ना, टू हैज बीन शार्पली पेड एट 1.9 लाख करोड़, इट इज ऑलमोस्ट 5% लोअर देन 2023। ध्यान दीजिएगा कि ये कह रहे हैं कि 22 जो अभी जो पिछले साल के बजट के कंपैरेटिवली इस बार जो फूड सब्सिडी है उसमें कमताई बढ़ती गई है। कहते हैं कि एट ए ब्रॉडर लेवल द बजट एस्टिमेट्स फॉर एक्सपेंडिचर ऑन रूरल डेवलपमेंट 23-24 इज पेग्ड एट 2.38 लाख करोड़, मतलब वो कह रहे हैं कि कुछ कम किया गया है रूरल डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर के लिए, कुछ कमी बढ़ती गई है। एक्चुअली कमी क्यों बढ़ती गई है, इसी को कहते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन, वो आगे आर्टिकल में हम समझेंगे ना। फूड सब्सिडी में भी कमी करी गई है, जिसमें 5% लोअर है पिछले साल के बजट से। उसके साथ ही साथ टू बी श्योर द गवर्नमेंट रिजॉल्व टू स्टे द कोर्स ऑन फिस्कल कंसोलिडेशन, ये वर्ड याद रखिएगा, प्रेम पूछा जा सकता है, पूरी उम्मीद है, स्पेशली आफ्टर कोविड 19 और जो ग्लोबल हेडविंड चल रही हैं उसके साथ साथ चलते चलते हम गवर्नमेंट एक तरीके से कम कर रही है अपने फंड्स को, इस बजट में देखा जा रहा है। और ये ऐसा क्यों है, फूड सब्सिडी कम कैसे होगी, आप जानते हैं कि हम सब जानते हैं कि अभी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के चेंजेस हुए हैं लास्ट ईयर, जिसमें उन्होंने कहा कि हम नेशनल फूड सिक्योरिटी में ही लेकर के आएंगे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कम करके सब कुछ नेशनल फूड सिक्योरिटी में लेके आया जाएगा। वो भी एक तरीके का कट ही है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने कंसोलिडेशन में कट कर रही है। कंसोलिडेशन का काम ही एक्चुअली ये है कि अपने रेवेन्यू रिसीट्स को बढ़ाना और जहां जहां हो सके सब्सिडीज या फिर रिबेट्स को कम करना, यही काम है समेकन का। तो वो गवर्नमेंट कर रही है, ऐसा ही आर्टिकल कहता है। साथ ही साथ कॉन्सेंट्रेट इट रिसोर्सेज ऑन इंक्रीज पब्लिक आउटले, लेकिन ये भी समझने वाली बात है कि हमें इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट इस बजट से ये भी समझ में आ रहा है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और देश में बड़े बड़े इंफ्रा आएंगे। क्योंकि ऐसा मानना है, इस बजट से दिखने में आ रहा है कि अगर आप अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाते हो या इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हो, यही एक तरीका है अपने फिस्कल बजट एस्टिमेट को या बजट फिस्कल डेफिसिट को कम करने का। क्योंकि अभी सिचुएशन क्या है, कोविड के बाद हमारे पास वैसे भी स्लो डाउन चल रहा है, उसके साथ ही साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इसका इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो क्या होगा, आपका और नुकसान हो सकता है। और क्योंकि अभी इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो वॉर की सिचुएशन अभी चल रही है वहां पर यूक्रेन रशिया में, उस सिचुएशन में फूड फूड खाना महंगा है, साथ ही साथ फ्यूल महंगा है। बट क्या हम इसके आधार पर बैठ सकते हैं? नहीं। इस गवर्नमेंट ने सोचा कि हम सब्सिडीज को कम करेंगे, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में अपना जो जो इन्वेस्टमेंट है वो बरकरार रखेंगे, जिससे लोगों को काम मिल सके, और इससे कहीं ना कहीं जो फूड और फ्यूल के जो प्राइसेस जा रहे हैं ऊपर, वो हैंडल करने की कैपेसिटी जो इकोनॉमी की है वो बनी रहे। ये इसका एक विजन निकल के आ रहा है। Now, with global demand uncertain this year on account of the slowdown in the developed economies, as the economic survey pertinently pointed out, India's domestic market, वो कह रहे हैं कि ग्लोबल हेडविंड्स में जैसे कि चल रहा है, ये तो इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया कि
कि जैसे कि जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, इंडियन डोमेस्टिक मार्केट को एक दीवार की तरह हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करना पड़ेगा, डिमांड को, क्योंकि अगर बाहर से डिमांड जनरेट नहीं हो रही तो उसको तो हम प्रेशराइज नहीं कर सकते, बट हमें इंटरनल कंजम्पशन पे ध्यान देना चाहिए, अपने डोमेस्टिक मार्केट पे हम ध्यान देना चाहिए, या उसको दीवार की तरह काम करना चाहिए, ये ऐसा इकोनॉमिक सर्वे भी कह रहा है। द बिगेस्ट बेनिफिशरीज ऑफ द इनकम टैक्स चेंजेस, और चेंजेस जो हुए हैं इनकम टैक्स के, वो इस आर्टिकल के हिसाब से जो ऑलरेडी रिच पीपल है उनकी पॉकेट में ज्यादा पैसा जा रहा है, जो नीचे के लोग हैं उनमें इतना बेनिफिट नहीं हुआ है। और ऐसा देखने में आएगा कि इसका इम्पैक्ट, अब क्योंकि अभी एस्टिमेट आया है, फिर एक्चुअल आएगा, तो एक्चुअल चेंजेस क्या होते हैं उससे डिसाइड और हो जाएगा। ठीक है, तो वो था हमारा फर्स्ट आर्टिकल। अब दूसरा आर्टिकल है अ बजट दैट सिग्नल्स ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। ये जो बजट है वो एक सिग्नल करता है ग्रोथ को और स्टेबिलिटी को सिग्नल करता है। ठीक है, ये लिख रहे हैं एम गोविंदा राव, चीफ इकोनॉमिस्ट, ब्रकवर्क एनालिटिक्स, a former director of National Institute of Public Finance and Policy and a member of 14 Finance Commission। ठीक है, इनकी बात को समझ लेते हैं। The economic survey that was placed in Parliament before presentation of Budget 2024 has laid emphasis on the point that India has staged a remarkable broad-based recovery। ध्यान दीजिएगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक सर्वे की, कि जो हमारा जो इंडिया है वो स्टेज सेट कर रहा है, स्टेज सेट कर दिया है किसका, रिकवरी का, to reach out the level of income that existed before the outbreak of novel coronavirus pandemic। ध्यान दीजिएगा, जो चीज हमको प्रभावित करी जो आफ्टर कोविड, उसकी रिकवरी का स्टेज सेट कर दिया है इंडिया ने। तो वो ये जो इकोनॉमिक सर्वे को अगर आप पढ़े, जिसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना रही हूँ आपको शेयर करूंगी, उसमें चीज मेंशन है कि वो कह रहे हैं कि अब हम रिकवरी पाथ में हैं, क्योंकि दिक्कत तो है लेकिन फिर भी जिस तरह का रिस्पांस इंडिया ने दिया है बतौर अदर इकोनॉमीज, तो हम एक लेवल सेट कर रहे हैं जहां पे हम रिकवरी की स्टेज पे हैं, और इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे में 7 to 8% की ग्रोथ का नंबर लिया गया है आने वाले सालों में। ठीक है, वो इसमें मेंशन नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे मेंशन है। There have been a series of shocks that began with the pandemic, followed by war between Russia and Ukraine, and the accompanying sanctions that have been imposed by the West on Russia। मतलब अभी क्या क्या हुआ, कोविड हुआ, उसके साथ रशिया यूक्रेन वॉर है, उसके साथ रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं, द स्लो डाउन एंड द रिसेशन इन मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द राइज इन इन्फ्लेशन। और इस घटना की वजह से, इस वॉर की वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, और काफी इकोनॉमीज इंपैक्ट हो रही है, वो हम सब जान रहे हैं। नाउ ग्रोथ एंड फिजिकल डेफिसिट शैडो, जो इसकी जो एक फिजिकल डेफिसिट की शैडो बना रहा है, मतलब फिजिकल डेफिसिट बढ़ना का मतलब है कि हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम या रेवेन्यू कम है, और ग्रोथ भी चाहिए, तो ग्रोथ और फिजिकल डेफिसिट का जो शैडो बन गया है उसके लिहाज से लिख रहे हैं। At the same time, with inflation still beyond the upper tolerance limit and aggregate fiscal deficit is still in the range of 9 to 10%। वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, साथ ही साथ जो फिजिकल डेफिसिट के जो नंबर्स हैं वो टॉलरेंस लेवल से ऊपर है of GDP। Ensuring macroeconomic stability requires continued fiscal consolidation। और क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब जो बाहर के हालात, देश के बाहर के हालात हैं, वो बराबर स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी की मांग की जा रही है, और जो कि है नहीं, और उसके हालात से क्या करना है, हमको कंटिन्यू करना है कंसोलिडेशन का, जो कहते हैं राजकोषीय संचय या राजकोषीय समेकन हिंदी में बोलते हैं। मतलब संचय का मतलब है जो, क्योंकि हमारे पास फिजिकल डेफिसिट ज्यादा है, मतलब हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो प्लस में है, और जो हमारा रेवेन्यू है आ रहा है, रिसीट आ रहा है, वो माइनस में है। तो इसको कवर अप कैसे करेंगे, हम कैसे कवर अप करेंगे, संचय कैसे करेंगे, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी सब्सिडीज को कम करना पड़ेगा, हमें अपने रेवेन्यू को जो आता है डायरेक्ट टैक्स से या जीएसटी, जिससे भी हमारा टैक्सेशन आ रहा है, उसको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, तभी हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट उस तरह से इस बजट को पेश कर रही है। Now, the government is faced with the dilemma of accelerating growth by increasing public investment while containing the fiscal deficit। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि गवर्नमेंट इज फेस्ड विद द डायलेमा ऑफ एक्सेलरेटिंग ग्रोथ, मतलब फेस कर चुके हैं इस दिक्कत को कि हमें ग्रोथ को आगे ले जाना है बाय इंक्रीजिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट, हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं और जिससे हमें ग्रोथ मिले, वाइल कंटेनिंग द फिजिकल डेफिसिट, और फिजिकल डेफिसिट को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ऑब्वियसली हम अपनी पॉकेट से तभी दे पाएंगे जब हमारे पॉकेट में होगा, और फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है, उस केस में हम इन्वेस्टमेंट कहां से करें। तो हमारे पास सिचुएशन अभी ये है, और इस सिचुएशन में बजट पेश किया गया है। With interest payment according for 40% of the net revenue centers, there is hardly any room for complacency। और इस बजट में मेंशन भी किया गया है कि जो फ्री लोन है जो स्टेट्स को दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा,
वो कंटिन्यू किया जाएगा, वो मैंने कल शेयर भी किया था। तो जब आप ऑलरेडी फ्री लोन जो है स्टेट्स को दे रहे हो, सेंटर दे रहा है, तो उस केस में ये भी देखना है कि इंटरनल जो हमारे ऑर्गन्स हैं, इंटरनल जो लाइंस हैं हमारी देश के अंदर के जो हालात है, उसको भी हमें मेंटेन करके चलना है। हार्डली एनी रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी, मतलब हम शांति से नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमको अपने अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना है देश के अंदर, और बाहर के हालातों को देखते हुए ग्रोथ को भी आगे ले जाना है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू, अब समझ लेते हैं कि एक्चुअली फिस्कल डेफिसिट और कंसोलिडेशन क्या है एक्चुअली। सो डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल रिसीट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज टर्म्ड एज फिस्कल डेफिसिट। बस इतना समझने वाली बात है कि जितना रेवेन्यू है उससे वो कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो हमारा डेफिसिट की सिचुएशन बनती है। अगर हमारा रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो ये सरप्लस की सिचुएशन बनती है। कंसोलिडेशन क्या है? इज अ रिडक्शन इन द अंडरलिंग फिस्कल डेफिसिट, मतलब फिजिकल डेफिसिट को कम करना ही कंसोलिडेशन है। वो कैसे होता है? refers to policies undertaken by governments national and sub-national levels to reduce their deficit and accumulation of debt stock. It is not aimed at eliminating fiscal debt. मतलब ध्यान दीजिएगा क्या करना है, पॉलिसीज जो हैं उन पॉलिसीज की बात हो रही, नेशनल स्टेट लेवल की, सब नेशनल लेवल की, टू रिड्यूस देयर डेफिसिट, अपने डेफिसिट्स को कम करना, एंड एक्यूमुलेटिंग ऑफ डेट स्टॉक, और डेट स्टॉक को एक्यूमुलेट करना। डेट का मतलब क्या हुआ कि आपने किसी को डेट दिया, किसी ने आपसे डॉक्यूमेंटेशन खरीदा और बदले में आपको पैसा दिया, वो कहते हैं डेट स्टॉक। मतलब ऐसी पॉलिसीज को या ऐसे पेपर्स को लेकर के आना कि लोग आपको पैसा दें उसके बदले। तो इससे क्या है, ऐसी कौन सी पॉलिसीज हो सकती हैं कि जैसे कि ऐसी कोई पॉलिसी जहां पर आप लोगों को उधारी दे रहे हैं, राइट। सो स्टेट लेवल पे ऐसे बहुत सारे एक्सचेंज पेपर्स होते हैं, ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज होती है, इंदिरा विकास पत्र वगैरह। तो उस केस में स्टेट लेवल पे आप पैसा ले सकते हो जो बॉन्ड की तरह हो, और जब समय आए तो उसको आप सेल आउट कर सकते हो। सो इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास डेफिसिट है वो तभी पूरा होगा जब कोई आपको पैसा दे, और ये पैसा कौन दे रहा है? ये पैसा आपको पब्लिक देगी, राइट। तो कंसोल का मतलब है कि ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे आपको पैसा मिले डेट की तरह, ना कि शेयर की तरह। शेयर का मतलब आपको पैसा देना पड़ेगा, और स्टॉक का मतलब आप किसी से ले रहे हो, बाद में उसको वापस दोगे जब डिमांड आएगी। तो उसे कहते हैं फिजिकल कंसोलिडेशन। या फिर अगर मोटा माटी भाषा में समझे तो अपने थोड़ी सब्सिडीज को कम करना और अपने जो रेवेन्यूज को बढ़ाना। रेवेन्यू का मतलब ये भी हो सकता है कि आप टैक्स का अच्छा कलेक्शन करें, साथ ही साथ अपनी जो आपने मार्केट में जो आपके इनडायरेक्ट टैक्स है उसका अच्छा एक्यूमुलेशन करें, मतलब जीएसटी हो गया जिसमें आता है। तो अगर आप ये सब भी स्ट्रीमलाइन अच्छे से करते हो तो भी आपका रेवेन्यू बढ़ सकता है। ओके। Now, interestingly, keeping the fiscal deficit limited to 6.4% of GDP is the current fiscal has come about despite a sharp increase. मतलब फिर भी fiscal deficit को लिमिट किया गया है 6.4% तक, लेकिन फिर भी समझने वाली बात है कि फर्टिलाइजर की सब्सिडी जो है हमें, और फूड और फर्टिलाइजर की सब्सिडी में 2 लाख करोड़ का इंक्रीज है। बैलेंस एक्ट क्या है कि हमको ये देख करके चलना है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग है, जिसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, इज बजटेड टू इंक्रीज 2.7 टू 3.3। वो कह रही है, ये बजट कहता है कि हमको अपना जो कैपिटल, इसको कहते हैं केपेक्स। केपेक्स का मतलब होता है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में या कैपिटल खरीदने में पैसा लगाया, वो केपेक्स क्या है 3.3% बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम अपने रेवेन्यू को कवर कर सकते हैं। जब आप इंफ्रा दोगे, लोगों को काम दोगे, तो अपने आप वो उसका पैसा घूम फिर के टैक्स के रूप में आपके पास आएगा ना। तो केपेक्स का ये टारगेट है। Now, considering the challenges of increasing infrastructure spending while continuing the fiscal consolidation, it has been a fine balance act on the part of the finance minister. ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए ये बात मेंशन कर रही हैं। Now, रिजर्व बैंक भी समझ रहा है इस बात को, हैज एस्टिमेट द मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर 1.2, और आरबीआई ने भी इसको एस्टिमेट किया है 1.2। मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब जब डबल कर रहे हैं आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को या केपेक्स को बढ़ाते जा रहे हैं, एंड दैट शुड हेल्प रिवाइव द सैगिंग इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। जो सैगिंग इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट चल रहा है ना का पूरा ग्लोब पे, उसको रिवाइव भी कर सकता है ये इन्वेस्टमेंट इस तरीके से। नाउ कैपिटल स्पेंडिंग शुड हेल्प रिवाइव द इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, ठीक है, फर्दर एंड अरेस्ट द डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जीडीपी रेशियो। इन्वेस्टमेंट जीडीपी रेशियो का मतलब कितना इन्वेस्टमेंट आप करते हो अपनी जीडीपी के परसेंटेज का। याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी जितना परसेंटेज भी हो वो जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के मार्फत ही, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, कुछ परसेंटेज आप जीडीपी का लेकर के इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्ट कहाँ करोगे? एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करोगे, जो आप केपेक्स के माध्यम से बाजार में लेकर के आओगे, लोगों को नौकरी दोगे, लोगों को काम दोगे, और घूम फिर के वो पैसा आपके पास पॉलिसी में या इकोनॉमी में वापस आपके पास आता है। तो ये कहलाता है इन्वेस्टमेंट जीडीपी रेशियो।
तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड को कम करना भी है इन्वेस्टमेंट जीडीपी रेशियो को, सो दैट कि हम एक नया मेथड या नया माहौल बना सकें, क्लाइमेट बना सकें इन्वेस्टमेंट का। Now, the further continuation of interest-free loan to states to augment their capital expenditure should help in increasing, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट फ्री लोन की जो बात पहले भी हुई कि जो सरकार देती है स्टेट्स को वो भी कंटिन्यू हो रहा है, और शुड हेल्प इन इंक्रीजिंग स्टेट कैपिटल एक्सपेंडिचर एज वेल। और जो लोन जब आप स्टेट्स को दोगे, स्टेट्स क्या करेंगे, अपने अपने स्टेट्स में लगाएंगे, लोगों को डिसबर्स करेंगे, तो वो भी तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा। Now, perhaps 6.45% growth rate for 23-24 estimated in the economic survey, which was otherwise considered too optimistic. लेकिन जो जो इकोनॉमिक सर्वे में 6.5, मैंने पहले भी कहा था, 6.5% का जो ग्रोथ आंकी गई थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक है, ये एक्सपर्ट कहते हैं। नाउ फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी है, उन्होंने फिजिकल डेफिसिट को 4.5% जो है लेकर के चला है, ब्रिंग डाउन टू 25-26 से मानती हैं कि हम फिजिकल डेफिसिट को 4.5% तक ले आएंगे। अब आती है सब्सिडीज की बात, जिसमें फर्टिलाइजर सब्सिडी एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस 99,000 करोड़, जो पहले इतना होता था। मतलब आप देख रहे हैं ना कि सब्सिडी में पैसा कम हो गया। साथ ही साथ अब अगर आप ध्यान दें तो नेशनल फूड सिक्योरिटी वाला जो ऑप्शन है, जिसमें अभी हमने जो ये देखा लास्ट ईयर की नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को डिसकंटिन्यू करा गया है, इन एडिशन टू द फूड ग्रेन्स गिवन अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी। मतलब इसके अंदर जो फूड दिया जा रहा था एडिशनल, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था खाद्य जो अनाज का, उसको हटाया गया है। द पॉलिसी टू दिस इफेक्ट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन December 22 when the प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंडर दिस which 5 kg of food grain were given from April 22 in addition to the food grain। ठीक है, तो जो एडिशनल दिया जा रहा था उसे कम किया गया है। ये एक तरीके का कंसोलिडेशन ही है। सब्सिडी में कमताई करी गई, ये भी एक तरीके का कंसोलिडेशन ही है, याद रखिएगा। तो ये इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं। तो मेन टारगेट क्या हुआ, फिजिकल डेफिसिट एंड फिजिकल कंसोलिडेशन, जो थीम है बजट की वो निकल करके आ रही है। सिमिलरली द फर्टिलाइजर सब्सिडी इज एक्सपेक्टेड टू कंप्रेस बाय 50,000, ये भी कंप्रेस की है फर्टिलाइजर सब्सिडी। नाउ इन एडिशन टू एलोकेशन टू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू कम डाउन मार्जिनली बाय 20,000 करोड़, और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उसमें पैसा कम किया गया है। ऑन द होल इट इज अ वेल क्राफ्टेड बजट बट इट्स सक्सेस विल डिपेंड ऑन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। मतलब जो ये डिजाइन करा गया बजट तो बहुत सही है, बट डिपेंड करेगा इम्प्लीमेंटेशन कैसा रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा एनपीसीआई के हवाले से जो न्यूज आई थी, दैट एनपीसीआई हैज अलाउड नॉन रेजिडेंट्स टू बी ऑन बोर्डेड इनटू द यूपीआई इकोसिस्टम। ठीक है, उसके ऊपर हमारी कैबिनेट ने अप्रूव किया 2600 करोड़ रुपए का पैसा इंसेंटिव स्कीम टू प्रमोट रुपे डेबिट कार्ड्स एंड लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन। अब ध्यान दीजिए, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस को इम्प्रोवाइज करना आगे ले जाना है, और डिजिटल हमें टेक्नोलॉजी को भी आगे ले जाना है। ठीक है, तो उस हवाले से ये इंपॉर्टेंट बनता है। और हमारे जीएस जो सही, तो आर्टिकल आप समझ GS3 के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो पहला वाला और GS1 के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले सेक्शन में। नाउ स्टोरी क्या है, on January 10 the NPCI paved the way for international phone numbers to be able to transact using UPI। मतलब रास्ता बनाया, इंटरनेशनल नंबर्स भी अब ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। अ डे लेटर हमारे कैबिनेट ने इतना पैसा अप्रूव कर दिया स्कीम के लिए कि आप इसको आगे ले जाइए, प्रमोशन रखिए रुपे डेबिट कार्ड्स का, और लो वैल्यू भीम यूपीआई में आप कितना ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, परसेंट टू मर्चेंट, वो भी आप कम कर सकते हो। मतलब जो वैल्यू है, जो पेमेंट की वैल्यू है, उसकी भी जो लेवल है ना, जैसे 2,000 2,500, उसको भी वैल्यू हम कम कर सकते, लो वैल्यू तक आप लेकर के आइए, ताकि ज्यादा लोग पेमेंट करें। सपोज करिए 5,000 की लिमिट अगर लगा दी, तो हर कोई 5,000 की पेमेंट तो नहीं कर सकता ना, तो उसको अगर हम कम करके 1,000 कर देंगे तो ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे, और इस तरीके से हम एक जो इलेक्ट्रॉनिक माहौल बना रहे हैं पेमेंट्स का, वो भी इनहांस हो पाएगा। ओके, नाउ अब है क्या एक्चुअली कि NRI इन नटशेल नॉन रेजिडेंट अकाउंट सच एज नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल, NRE याद रखिएगा, प्री के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है ये कि NRE and non-resident ordinary accounts NRO having international numbers will now be allowed into the UPI payment system। जो भी NRO है और NRE है, दोनों के इंटरनेशनल नंबर्स भी अब पेमेंट कर पाएंगे UPI पेमेंट। लेकिन पहले क्या था, 2018 में क्या हुआ था कि ये पहले भी ट्रांजेक्शन कर सकते थे, बट उनके जो नंबर होते थे वो इंडियन नंबर से बैक या कनेक्टेड हुए होने चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वो कोई भी नंबर, इंटरनेशनल नंबर भी यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकता है जो एनआरओ और एनआरई अकाउंट से लिंक हो। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज कि इसमें क्लियरली मेंशन है अकाउंट सच एज एनआरओ एंड एनआरई हैविंग इंटरनेशनल नंबर्स, उनके इंटरनेशनल नंबर्स भी हैं, वो भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब समझते क्या है कि एनआरओ एनआरई क्या होता है। NRE and NRO accounts are two major categories of accounts available.
एज एन नॉन रेजिडेंट इंडियन। ध्यान दीजिएगा, एनआरआई का मतलब हुआ ये नॉन रेजिडेंट इंडियंस के ही नंबर हैं, पर उनके दो टाइप हैं, एक एक्सटर्नल जो बाहर के खाते हैं और एक ऑर्डिनरी जो इंडियन खाते हैं। समझते हैं। एन एनआरई अकाउंट इज अ बैंक अकाउंट ओपन इन इंडिया इन द नेम ऑफ एनआरआई सॉरी। ठीक है, कोई भी अकाउंट जो एनआरई अकाउंट है मतलब एक्सटर्नल बाहर का अकाउंट है, इज अ बैंक अकाउंट ओपन इन इंडिया, भारत में खोला गया है, किसके नाम पे? एनआरआई के नाम पे, मिस्टर एक्स के नाम पे, जो ऑलरेडी नॉन रेजिडेंट इंडियन है। ठीक है, वो हुआ एनआरई, एक्सटर्नल नंबर, टू पार्क हिज फॉरेन अर्निंग्स। ठीक है, वेरियस ऑन एनआरओ अकाउंट इज अ बैंक अकाउंट ओपन इन इंडिया इन द नेम ऑफ एन एनआरआई टू मैनेज द इनकम अर्न बाय हिम इन इंडिया। बस नहीं फर्क है कि एनआरओ का जो ऑर्डिनरी इनकम है वो आपके देश की इनकम को मैनेज करने के लिए है, और जो एनआरआई, दोनों ही केस में एनआरआई तो है, लेकिन इस एनआरआई के दो अकाउंट है, एक है एनआरओ जो इंडिया के अंदर है, और एक दूसरा है एनआरई जो बाहर का जो आपकी पेमेंट्स हैं, जो एक्सटर्नल पेमेंट्स है उनको इंडिया में मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो ये इनकम इंडिया में हो रही है, ये इनकम बाहर से हो रही है, तो दोनों ही सिचुएशन में है तो ये नॉन रेजिडेंट इंडियन का ही, लेकिन दो टाइप है। और ये इनकम क्या हो सकती है? रेंट हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, पेंशन हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसका क्या फायदा होगा? जब ज्यादा से ज्यादा बाहर के लोग, बाहर के एनआरआई अकाउंट्स हमें पेमेंट ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास फॉरेक्स भी तो बढ़ता है। जब पेमेंट आएगी तो हमारे पास फॉरेक्स बढ़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी यूपीआई पेमेंट है, तो इसमें 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 जब पेमेंट हमारे पास होगी तो नहीं, फॉरेक्स नहीं बढ़ेगा, हमारे यहाँ पेमेंट ट्रांजैक्शन ज्यादा होने से उनकी जो टैक्सेबिलिटी है एनआरआई की वो बढ़ेगी। ठीक है, फॉरेक्स तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि यूपीआई डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, लेकिन जो टैक्सेबिलिटी है वो काउंट होगी। कैसे? आप याद रखिए, अगर आपको याद हो नॉन रेजिडेंट इंडियंस के पेमेंट मेथड्स में कि जो बाहर से जो अर्न करी गई इनकम अगर इंडिया में आती है तो टैक्सेबल होती है, इंडिया जहां टच करी है वो टैक्सेबल हो गई, और जैसे ही जो बाहर के एक्सटर्नल पेमेंट्स है अगर इंडिया में उसको रिसीव करते हैं तो भी टैक्स रिजीम अलग हो जाता है। तो उस केस में अगर हमारे पास ऑर्डिनरी एनआरओ के अकाउंट्स बढ़ेंगे तो उनकी टैक्स कवरेज भी तो बढ़ेगी, तो हमारे लिए फायदा है। इस केस में सॉरी फॉरेक्स का नाम नहीं आएगा, क्योंकि फॉरेक्स इसलिए होता है जब आपका ट्रांजेक्शन कन्वर्ट हो, आप यूरो पेमेंट कर रहे हैं और उसका कन्वर्शन इंडियन करेंसी में हो तो फॉरेक्स का सिचुएशन आता है। बट लेकिन यूपीआई में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर हो जाता है यूपीआई ट्रांजेक्शन करते ही, तो उस केस में क्या होगा? टैक्स कवरेज हमारा बढ़ेगा, जिससे हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा। Now, NRE accounts are those used by non-residents to transfer earnings from foreign soil to India, while NRO accounts are used to manage income earned in India by non-residents. These incomes could be rent, interest, pension और ये सारी चीजें। और लेकिन अभी फिलहाल की बात यह है कि इसमें कुछ ही देश अभी शामिल है। 10 देशों के नाम है, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, यूएस, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड यूके। अभी सारे देशों में नहीं, सिर्फ 10 देशों में फैसिलिटी दी गई है। ठीक है, नाउ इसके बाद एक सवाल आता है कि एमडीआर का मतलब हुआ मर्चेंट डिस्काउंट रेट, मतलब कह रहे हैं कि जो पेमेंट्स होती हैं उसमें एमडीआर अभी फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन है कि प्रेजेंटली नो एमडीआर चार्ज लिविड फॉर रुपे बेस्ड डेबिट कार्ड और यूपीआई ट्रांजेक्शन। अभी के लिए कोई एमडीआर ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई पेमेंट, कोई भी बैंक आपके हवाले से किसी को पेमेंट फॉरवर्ड करता है तो बीच में वो एक चार्ज कलेक्ट करता है। ऑब्वियसली यही तो बैंकों का काम है ना, आपको सर्विस दे रहे हैं और उनको पैसा नहीं मिलेगा तो वो सर्विस क्यों दें आपको? तो जो सर्विस देने का पैसा चार्ज किया जाता है उसे कहते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। जब भी आप कार्ड से कोई पेमेंट करते हो तो उसे एक अमाउंट कटता है, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो। उस केस में कुछ सर्टेन अमाउंट कटता है और क्रेडिट में ज्यादा कटता है। तो क्रेडिट कार्ड में जब पेमेंट करता है तो उस केस में वो पैसा बैंक को जाता है और बैंक आगे फिर अलग अलग अपने अपने मेथड्स को पेमेंट फॉरवर्ड किया जाता है, जिससे वो सर्विस जो आपको दी जा रही है ना उससे उनको फायदा हो। लेकिन फिलहाल के लिए इसका भी कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया है, तो इसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि आरबीआई से कहा गया था कि जीरो एमडीआर के केस में हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे, हम जो सर्विस दे रहे हैं उसका हमें क्या फायदा होगा, इसलिए एमडीआर पे डिस्कशन अभी है, इसका कोई रिजोल्यूशन नहीं निकला है। फिलहाल के लिए अभी कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं लगता है, लेकिन आगे हो सकता है लग जाए। सो एमडीआर इज अ चार्ज रिकवर्ड बाय द एक्वायरर। कौन है? ये बैंक है। फ्रॉम द फाइनल रिसीट ऑफ द पेमेंट दैट इज अ मर्चेंट, it is collected by the acquirer by compensate the varied service provider or intermediaries in the bank। ध्यान दीजिएगा कि इस पिक्चर में ध्यान से देखते हैं, अक्वायरर क्या हुआ? आपका अक्वायरर हुआ जो फाइनल
जो दैट इज अ मर्चेंट। तो आपका एक तो हो गया अक्वायरर बैंक, उसने जो फॉरवर्ड किया आपको पैसा जिसको आपको पेमेंट करनी है। तो एग्जांपल क्या है कि आपने कार्ड स्वैप किया जिसमें आपको पेट्रोल पंप पे 99 रुपीज पेमेंट किया, 100 रुपए का आपका पूरा स्वाइप था, 99 आपके जो है रुपए चले गए पेट्रोल पंप को, आप एक पेट्रोल पंप पे गए, वहां आपने पेमेंट किया और 100 रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ, इसमें 1 रुपया आपका बैंक के पास चला गया। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, इट चार्ज रिकवर्ड बाय द एक्वायरर फ्रॉम द फाइनेंशियल रिसीट ऑफ द पेमेंट। किसने एक्वायर किया, ये बैंक ने एक्वायर किया, दैट इज द मर्चेंट। ठीक है, और ये हो गया मर्चेंट, ये जो बैंक हुआ ये मर्चेंट हो गया, बीच में आपका ट्रांजेक्शन कर रहा है ना, ये मर्चेंट हो गया और पैसा आपका पहुंचाया 99 रुपए आपके पेट्रोल पंप को। अब जो ये 1 रुपया है वो इशुइंग बैंक को डिवाइड होगा, पेमेंट नेटवर्क को डिवाइड होगा, जो ये कार्ड है उसको दिया जाएगा, और जो मशीन यूज हुई उसकी सर्विस में दिया जाएगा जो बैंक आपको दे रहा है। तो ये तो एग्जाम्पल है 1 रुपए का। लेकिन जो एक्वायरर है बैंक, उसको अगर ये पैसा ना मिले तो वो चलेगा कैसे, अगर बैंक आपसे कमीशन ना ले, आपसे सर्विस चार्ज ना ले, तो बैंक चलेगा क्यों, सर्विस क्यों देगा। तो इसलिए जो कि ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड्स पे होता है, डेबिट कार्ड से भी कुछ मिनिमल चार्जेस होते हैं, किसी में है किसी में नहीं है। तो पर यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि बैंक इसको मांग डिमांड कर रहे हैं कि आरबीआई इसमें कोई स्टेप उठाए। फिलहाल के लिए ऐसा कुछ इसमें है नहीं, चार्जेस नहीं लगाए जा रहे हैं, पर आगे लग सकते हैं। ना जस्ट यही है कि एनपीसीआई ने इसको अलाउ कर दिया है, और आगे देखने वाली बात होगी कि ये कितना बड़ा एक पॉलिसी जो डिजाइन की गई है इसमें कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर साल बहुत एक बड़ी मात्रा में ट्रांजेक्शन किए जाते हैं ऑनलाइन, और अगर ऐसा है तो एनपीसीआई को की जो पॉलिसी है ये एनआरओ एनआरई की भी, उससे भी हमारे देश को फायदा होगा, और हमारे लिए प्री और मेंस के पर्पज से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे आज के एनुअल डिस्कशन। आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और मिलेंगे आपसे डेली न्यूज एनालिसिस में कुछ देर के बाद। तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल और इसको और एक्सप्लोर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।